नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, और जो पॉइंट नंबर 19 है वो हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। एफपी का मतलब होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो होता है वो क्यों फिक्स होता है? क्योंकि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, जो पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है, इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ हर सिचुएशन में हम इसी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। सो हमारा वर्ड है रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। मेरा जो स्कूल है मुझे मेरी बचपन की याद दिलाता है। बोलते हैं ऐसे हम कि ये जो घर है मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, मेरे नानी का घर मुझे बचपन की याद दिलाता है। तो जब कोई चीज़ हमें याद दिलाए तो याद दिलाने के लिए हम रिमाइंड का यूज़ करते हैं। अब रिमाइंड जो है इसका जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है ऑफ। रिमाइंड्स के साथ हम हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर फेस रिमाइंड्स मी डेस माई मदर। तुम्हारा चेहरा मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। तो यहाँ पर हमने रिमाइंड का यूज़ किया है, तो रिमाइंड के साथ हम ऑफ का यूज़ करेंगे। बोलते हैं ना कि तुम्हारा चेहरा मुझे मेरी माँ की याद दिला रहा है, तो योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही ऑलवेज रिमाइंड्स मी डेस माई मिस्टेक्स। हमारे घर में कौन होते हैं? हमारे घर में होते हैं हमारे बड़े भाई बहन, जो हमेशा ही हमें हमारी गलतियों के बारे में याद दिलाते रहते हैं। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर रिमाइंड के साथ हम किस प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे? हम ऑफ यूज़ करेंगे। तो रिमाइंड जो होता है उसका मतलब होता है याद दिलाना। तुम्हारा चेहरा मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर। He always reminds me of my mistakes. Alright. Next point is invite. Invite का मतलब होता है किसी को आमंत्रण देना या फिर निमंत्रण देना। आई होप ये लिखा हो। हिंदी में ये बोलते हैं, इनवाइट को निमंत्रण या फिर आमंत्रण बोलते हैं। जब भी हम इनवाइट करने की बात करें, किसी को इनवाइट करते हैं, तो जो हमारा इनवाइट होता है इसका फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है टू। फॉर एग्जाम्पल, आई इनवाइट यू टू कम डैश टी टुमारो। अब हालांकि इनवाइट के साथ हमने टू का यूज कर दिया है, यहाँ पर ब्लैंक कलर चले। क्योंकि यहाँ पर हमने इनवाइट का यूज किया है, तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डिड नॉट इनवाइट हर डैश हिज वेडिंग। उसने उसे अपनी शादी में नहीं बुलाया। तो क्योंकि यहाँ पर इनवाइट का यूज हुआ है, तो हम इसका फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज करेंगे। फिक्स प्रपोजिशन काफी इजी होते हैं, आप उनको एक बार याद कर लीजिए कि पर्टिकुलर ये वर्ड है और इस वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन लगेगा। कोई भी कंडीशन हो उस वर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन वही रहता है। नेक्स्ट इज अफ्रेड एंड स्केयर्ड। देखिए, अफ्रेड और स्केयर्ड इन दोनों का ही मतलब होता है भयभीत हो जाना या फिर डर जाना। भयभीत होना या फिर डर जाना। और इन दोनों का ही जो हमारा फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट अफ्रेड डैश डॉग। उसे कुत्तों से ना डर नहीं लगता है, तो अफ्रेड के साथ हम इसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन आई एम नॉट रॉन्ग आई एम नॉट स्केयर्ड डैश एनीवन। जब मैं गलत नहीं होती हूँ ना तो मुझे किसी से डर नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने स्केयर्ड का यूज किया है और स्केयर्ड का फिक्स प्रपोजिशन क्या है? स्केयर्ड का फिक्स प्रपोजिशन है हमारा ऑफ, तो इसके सिंपली ऑफ का यूज कर देंगे। तो अभी हमने देखा रिमाइंड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं हमेशा, इनवाइट के साथ टू का यूज करते हैं, और अफ्रेड और स्केयर्ड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। जो हमारा पॉइंट नंबर 22 है, या फिर मैं कहूँ जो हमारा रूल नंबर 22 है, वो कुछ इस तरह से। देखिए, रूल नंबर 22 में हम बात करने वाले हैं कंप्लेन की। देखिए, कंप्लेन जो होता है इसका मतलब होता है
शिकायत करना। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब क्या होता है? कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है। तो कंप्लेन के लिए हम 3 प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए, जब भी हम कंप्लेन किसी इंसान को करते हैं तो वहां पर हम 2 प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब हम कंप्लेन किसी के खिलाफ करते हैं तो वहां पर हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। किसी विषय पर करें तो वहां पर हम अबाउट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप जो हो कहीं घूमने गए, ठीक है, पब्लिक प्लेस की कोई जगह है और आप घूमने गए हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक स्कैमर आया आपके पास, ठीक है, और उसने आपको स्कैम कर दिया, ठीक है। तो अब आप शिकायत किसे करोगे? आप जाओगे जल्दी पुलिस के पास, ठीक है। अब जब आप पुलिस के पास जाओगे तो आप पुलिस को शिकायत करोगे तो वहां पर आप 2 प्रीपोजिशन का यूज करोगे। अब आप किसके खिलाफ कर रहे हो कंप्लेन? शिकायत किसके खिलाफ कर रहे हो? वो जो स्कैमर है उस स्कैमर के खिलाफ कर रहे हो, तो उसके लिए हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। और किस चीज पर कर रहे हो आप कंप्लेन? किस मैटर पर कर रहे हो? उसने आपको स्कैम कर दिया, आप स्कैम हो गए, इस मैटर पर आप कंप्लेन कर रहे हो, तो इसके लिए हम अबाउट का यूज करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंप्लेन डैश यू। अब यू जो है कोई इंसान होगा। हमने, देखिए, एक कंप्लेन है, यहां पर हम टू और अगेंस्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे कि एक कंप्लेन है तुम्हारे लिए, तुमसे मैंने कंप्लेन किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगेंस्ट का यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन है। हालांकि दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ना अगेंस्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि हम बोल रहे हैं एक कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ, ना कि एक तुम्हारे लिए एक कंप्लेन है। तो आप चाहे दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंस यूज करेंगे। अब ये जो हमारा दूसरा वाला सेंटेंस है ना, इससे आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। द स्टूडेंट्स complained dash the principal dash the teacher dash his misbehavior। अब आप सिचुएशन को समझिए। जैसे कुछ टीचर्स जो होते हैं स्कूल या कॉलेज में, वो जो होते हैं वो जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ मिसबिहेव कर देते हैं। मिसबिहेव इन द सेंस वो डांटते तो है उनको, डांटना, देखिए, एक टीचर का डांटना और मारना बुरी बात नहीं होती है। टीचर ये कर सकता है, अगर उसके बच्चे ने मिस्टेक की है तो उसको डांटना भी चाहिए, मारना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टीचर मिसबिहेव कर देते हैं। मिसबिहेव इन द सेंस कि हो सकता है वो तुमसे कुछ बहुत गलत बोल दे, हो सकता है कुछ ऐसा बोल दे जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, तो उसी को हम मिसबिहेव बोलते हैं। या फिर वो आपको मार रहे हैं तो इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, तो उसी को हम बोलते हैं मिसबिहेवियर, ठीक है। अब जो बच्चे हैं वो कंप्लेन लेकर गए प्रिंसिपल के पास। अब टीचर की कंप्लेन करेंगे तो प्रिंसिपल को करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल को कंप्लेन की जा रही है, और किसी को जब हम कंप्लेन करते हैं तो किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? हम टू का यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए हम टू का यूज करेंगे। अब प्रिंसिपल को तो हम कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं? द टीचर, टीचर के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। तो हम जब किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो हम उसके साथ किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? अगेंस्ट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, डैश हिज मिसबिहेवियर। अब मैटर क्या है? मैटर क्या होगा? किस मैटर पे हमने टीचर की शिकायत कर दी प्रिंसिपल को? तो वो मैटर था उनका मिसबिहेवियर। और जब किसी विषय पर हम कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए अबाउट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अबाउट।
अब क्लियर हुआ ना? जब हम किसी को कंप्लेन करते हैं तो वहां पर टू का यूज करते हैं, किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो वहां पर अगेंस्ट का यूज करते हैं, और किसी विषय पर कंप्लेन करते हैं तो जो वो विषय होता है उसके लिए हम अबाउट का यूज करते हैं। इन चीजों को आप याद रखिएगा। ये था हमारा रूल नंबर 22 या फिर पॉइंट नंबर 22। अब हम बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 23 की तरफ। पॉइंट नंबर 23 या रूल नंबर 23 हमारा हमसे कहता है कि जब भी हम टाइम की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंस, अगर टाइम की बात हम कर रहे हैं वॉच को लेकर, जैसे मैंने बोला तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, तो मैं ये बोलूंगी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ना कि इन योर वॉच। वॉच के साथ हमेशा याद रखिएगा टाइम के सेंस में हम बाय का यूज करते हैं। हालांकि हिंदी में तो हम बोलते हैं कि तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, आप सोचेंगे में है तो हम इन का यूज करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वॉच, देखिए फर्क होता है, क्लॉक और वॉच में फर्क है। जो दीवार घड़ी होती है ना उसको हम क्लॉक बोलते हैं, और जो घड़ी हम हाथ में पहनते हैं ना उसको हम वॉच बोलते हैं। तो ये जो हाथ वाली घड़ी है, जो वॉच है, जब हम इसका यूज करके किसी से टाइम पूछते हैं तो वहां पर हमेशा ही हम बाई का यूज करते हैं, और वॉच के अलावा कोई भी दूसरी चीज है, अदर चीज है, उसमें हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं तो बोलेंगे हम इन। जैसे हम बोले कि घड़ी में टाइम क्या हुआ, अगर हम दीवार घड़ी की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक। लेकिन अगर हम कहें कि जो हाथ वाली घड़ी है उसकी बात करेंगे, घड़ी में टाइम कितना हुआ, तो हम बोलेंगे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। सो सेंटेंस है इट इज 10 मिनट्स टू 12, 12 बजने में 10 मिनट कम है, डैश माई वॉच। क्योंकि यहाँ पर हम वॉच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बाय का यूज करेंगे। देखिए ये वाली जो मिस्टेक्स होती है ना, ये वाली मिस्टेक बहुत जगह होती है। हमें वॉच दे दिया जाता है और क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वॉच के साथ बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो इसी वजह से हम मोस्ट ऑफ द टाइम वॉच के साथ इनका यूज कर सकते हैं, इनका यूज कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। हम हमेशा वॉच के साथ बाय का यूज करते हैं, और जो भी दूसरी चीजें हैं उनके साथ हम इनका यूज करते हैं। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 23 हमारा ये था। अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 24 के बारे में। देखिए पॉइंट नंबर हमारा 24 ये है, समझिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये है हमारी रोड, ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा रोड के साइड का जो फुटपाथ होता है, वो यहाँ पर स्टॉल लगे रहते हैं साइड में। आपने देखा दिल्ली जाइए आप या फिर आप आगरा जाओगे तो ऐसा ही होता है, बीच में रोड होती है, साइड में फुटपाथ होता है और इधर स्टॉल लगे रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई रोड की बात। अब अगर बात करें हम सी की, मान लो ये सी है मान लो, या फिर रिवर है, ठीक है, और ये रिवर के साइड की जगह है जहां पर लोग जो हैं चल रहे हैं, ऐसे ही तो चलते हैं सी के साइड में, ठीक। अब यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाली हूँ। कंसेप्ट ये है कि जब भी हम रोड हो गई या फिर रिवर हो गई या फिर सी हो गई, उसके साइड बाई साइड चलने की बात करें, साइड बाई साइड चलने की बात करें, यहाँ पर क्या है, हम साइड बाई साइड चल रहे हैं। रोड ऐसी जा रही है, हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो जब भी हम साइड बाई साइड की बात करते हैं तो वहां पर हम अलोंग का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम अगर इस बात करें इस फुटपाथ की, ये जो फुटपाथ है हमारा, इस फुटपाथ के ऊपर चलने की, तो हम हमेशा यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। जब भी हम किसी नदी या फिर रोड मान लीजिए उसके साइड में चलते हैं, उसके साइड बाई साइड चलते हैं, तो वहां पर हम अलोंग का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस फुटपाथ की,
फुटपाथ के मैं ऊपर चल रही हूँ, तो ऊपर चलने के लिए हमेशा हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला शी वॉज वॉकिंग डैश द रोड। अब वो रोड पर चल रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो रोड के बीच में चल रही होगी। यहाँ तो गाड़ियां आ रही होंगी ना, ये गाड़ियां आ रही होंगी, ऐसा तो है नहीं कि वो रोड के ऊपर चल रही होगी। वो चलेगी तो इस साइड में ना, क्योंकि वो रोड की साइड में चल रही होती है। इसी वजह से हम यहाँ पर अलोंग का यूज करते हैं। अब समझ में आया, अलोंग का यूज करते हैं। देखिए, कोई भी इंसान रोड पर तो चलता है, लेकिन वो रोड के बीच में नहीं चलता। रोड होता है गाड़ियों के लिए, और रोड की जो साइड की जगह होती है वो होती है इंसानों के लिए, वहां पर इंसान जाते हैं। क्योंकि हम रोड के साइड बाई साइड चलते हैं, इसी वजह से हम रोड के साथ चलने के लिए अलोंग का यूज करते हैं, ना कि ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज वॉकिंग डैश द सीशोर। अब जो समुद्र है उसके किनारे पर हम टहलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो समुद्र है उसके अंदर जाके हम टहलने लगे, जो उसके साइड का जो एरिया होता है वहां पर ही तो टहलते हैं, अलोंग द सी शोर। तो हम इसके साथ यूज करेंगे प्रीपोजिशन अलोंग का। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज वॉकिंग डैश द फुटपाथ। अब फुटपाथ जो होता है वो चलने के लिए ही बनाया गया है। अब फुटपाथ जो होता है, इतनी सी फुटपाथ की जगह है, आप चाहे इधर चलो इधर चलो इधर चलो इधर चलो, आपकी जितनी मर्जी है आप चलो। आप चलोगे फुटपाथ के ऊपर ही, फुटपाथ के साइड में नहीं चलोगे। तो फुटपाथ के लिए हम बोलेंगे ही वॉज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। वो फुटपाथ पर टहल रहा है या फिर चल रहा है। तो जब भी हम साइड बाई साइड चलने की बात करते हैं तो वहां पर हम अलोंग का यूज करते हैं, और जब भी हम किसी के ऊपर चलने की बात करते हैं तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। ऑलराइट,